हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इसमें बीए थर्ड ईयर 6th सेमेस्टर से राजनीति विज्ञान विषय का प्रथम प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक विचारक पढ़ा रहा हूं। और पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को जैन परंपरा के बारे में बताया, जैन राजनीति के बारे में मैंने आप लोगों को अवगत कराया। आज मैं यूनिट सेकेंड से बरनी शुरू करने जा रहा हूं। यूनिट सेकेंड में बरनी है और अबुल फजल है। तो आइए चलते हैं, जानते हैं बरनी कौन थे, उनके विचार क्या थे। बरनी का पूरा नाम जियाउल बरनी है, जिनका जन्म 1285 ईस्वी में हुआ था। बलबन के शासनकाल में इनका जन्म होता है। और जो जियाउल बरनी होते हैं, उनके पिता चूंकि बलबन के शासनकाल में ही एक पदाधिकारी होते हैं, इसलिए बरनी की शिक्षा दीक्षा काफी संपन्न घराने में संपन्न होती है। यह अनेक भाषाओं की जानकार होते हैं। यह हिंदी, अरबी, फारसी इत्यादि भाषाओं की जानकार हो जाते हैं। और जियाउल बरनी दिल्ली सल्तनत के विभिन्न सुल्तानों के समय इन्होंने कार्य किया और शाही पद को बनाए रखा। जियाउल बरनी ने अपनी पुस्तक में 8 शासन काल का उल्लेख किया है। 8 शासन कालों का उल्लेख किया है, यानी कि गयासुद्दीन बलबन से लेकर अंतिम, उनके समय में जो अंतिम बादशाह होते हैं फिरोज शाह तुगलक तक, उन्होंने अपनी पुस्तक में वर्णन किया है। और इन विभिन्न पुस्तकों में उन्होंने शासन व्यवस्था और शरीयत, कानून इत्यादि के विभिन्न पहलुओं पर उन्होंने प्रकाश डाला है। जियाउल बरनी ने अपनी पुस्तकों में जिन शासकों का उल्लेख किया है वह शासक हैं। ये जो 1 से लेकर 8 तक जो शासक का नाम मैंने लिखा है आप लोगों को, इतने शासकों का शासन काल जियाउल बरनी ने देखा था। विभिन्न शासकों के शासन का प्रभाव जियाउल बरनी के ऊपर पड़ता है। हम बहुत जियाउल बरनी के जीवन के बारे में नहीं जाएंगे, हम केवल उसके थॉट को पढ़ेंगे, उसके विचार को पढ़ेंगे कि उसने अपने विचार क्या क्या दिए हैं। तो जब जियाउल बरनी इन विभिन्न शासकों के शासन काल में कार्य करता है तो उसको विभिन्न प्रकार के अनुभव होते हैं, सामाजिक अनुभव होते हैं, राजनीतिक अनुभव होते हैं। और वह राजनीति को स्वच्छ बनाने के लिए या राजनीति को उत्तम बनाने के लिए विभिन्न प्रकार का विचार देता है। जियाउल बरनी के समय गयासुद्दीन बलबन, जिनका शासन काल था 1266 से लेकर 1286, और वहीं मुइजुद्दीन कैकबार, इनका शासन गयासुद्दीन बलबन के बाद होता है, यानी कि 1286 से लेकर 1290 तक। तीसरे हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसका शासन काल था 1290 से 1296 तक। चौथे हैं अलाउद्दीन खिलजी, 1296 से लेकर 1316 तक। ये अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन होता है दिल्ली सल्तनत के ऊपर 1296 से लेकर 1316 तक होता है। वहीं कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, जिनका शासन काल है 1316 से 1320 तक। छठा है जिताउद्दीन तुगलक, जिनका शासन काल 1321 से लेकर 1325 तक होता है। वहीं 7वें नंबर पे आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, इनका शासन काल 1325 से लेकर 1351 तक होता है। यानी कि सबसे हम देखते हैं कि जियाउल बरनी के समय जो सबसे ज्यादा शासन किया वह मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक ने जियाउल बरनी के समय सबसे ज्यादा शासन काल किया। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय जियाउल बरनी लगभग 17 वर्ष इसके सानिध्य में था। मोहम्मद बिन तुगलक के सानिध्य में सबसे अधिक होता है, वह 17 वर्ष होता है। और 17 वर्ष तक वह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यों को देखता रहता है, शासन को देखता रहता है। और जो जियाउल बरनी के अंतिम समय में जो शासक होते हैं वह हैं फिरोज शाह तुगलक। 8वां नंबर है फिरोज शाह तुगलक, जो 1351 से लेकर 1388 तक इनका शासनकाल होता है। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ही जियाउल बरनी की मृत्यु हो जाती है 1357 में। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल होता है 1351 से 1388 तक, तो 1357 में इसकी मृत्यु हो जाती है, जियाउल बरनी की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि बरनी जो होता है वह सबसे अधिक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में रहा। वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 17 वर्षों तक एक दूत बना रहा और शाही पद धारण किया रहा। और वह अदालत के सलाहकार के रूप में कार्य किया। जियाउल बरनी यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में दूत था, शाही पद धारण किए रहा और एक सलाहकार के रूप में कार्य किया। बरनी इस्लामी परंपरा और शरीयत कानून के अनुसार शासन चलने का हिमायती था। वह चाहता था कि जो शासन चले, जो शासक हों, जो बादशाह हैं, वह शरीयत कानून के अनुसार शासन चलाएं।
और इसी कारण कुछ विद्वान उसे कट्टरपंथी की संज्ञा देते हैं कि वह कट्टरपंथी विचारक था और शरीयत कानून के अनुसार वो शासन चलाने का हिमायती होता है, यानी कि वो चाहता है कि सभी शासक शरीयत कानून के अनुसार शासन करें। बर्नी जो होता है वह मध्यकाल का प्रमुख राजनीतिक विचारक होता है और वह मुस्लिम धर्मशास्त्र का जानकार भी होता है। बर्नी मुस्लिम धर्मशास्त्र का जानकार भी होता है। वह अरबी फारसी दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। बर्नी ने अपनी विभिन्न पुस्तकें अरबी और फारसी में भी लिखी हैं। बर्नी रहस्यवादी संत निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था और साथ ही साथ वह अमीर खुसरो के भी करीबी था। परंतु मोहम्मद बिन तुगलक का जो उत्तराधिकारी होता है सुल्तान फिरोज तुगलक, फिरोज शाह जो तुगलक होता है, तो फिरोज शाह तुगलक ने बर्नी की शाही पदवी छीन ली, क्योंकि बर्नी अपने शासन कार्यों में अपने विचारों में कट्टरपंथी रखता था। तो जो फिरोज शाह तुगलक होता है वह बर्नी की शाही उपाधि छीन ली और बर्नी को जेल में डाल दिया। 1357 में बर्नी की अत्यधिक गरीबी के कारण मृत्यु हो जाती है, यानी कि 1285 से लेकर 1357 तक का जो काल होता है उस काल में बर्नी ने विभिन्न पुस्तकें लिखी। आइए जानते हैं बर्नी के विभिन्न रचनाओं के बारे में, कृतियों के बारे में। बर्नी की एक कृतियां है। बर्नी की पहली कृति है फतवा-ए-जहांदारी। फतवा-ए-जहांदारी का मतलब होता है विश्व शासन, विश्व शासन के आदेश। इसका अर्थ क्या होता है? विश्व शासन के आदेश, विश्व शासन के आदेश, विश्व शासन के आदेश। दूसरी पुस्तक है तारीख-ए-फिरोजशाही। इसमें जो है वह फिरोज शाह तुगलक के शासन कार्यों का वर्णन किया है। फिरोज शाह तुगलक के प्रशंसा में यह ग्रंथ लिखा गया है। यह जो किताब है तारीख-ए-फिरोजशाही, यह फिरोज शाह तुगलक की प्रशंसा में लिखा गया है और यह 1357 में पब्लिश होती है। 1357 में पब्लिश होती है। फिर भी फिरोज शाह तुगलक उसको उसका शाही पद वापस नहीं किया और उसको गरीबी का सामना करना पड़ा। गरीबी का सामना करते हुए अंततः बर्नी की मृत्यु हो जाती है। और इस तारीख-ए-फिरोजशाही पुस्तक में इन 8 सुल्तानों का वर्णन है। बर्नी ने तारीख-ए-फिरोजशाही में इन 8 सुल्तानों का वर्णन किया है। इन 8 सुल्तानों के शासन व्यवस्था की जानकारी हमें बर्नी द्वारा रचित तारीख-ए-फिरोजशाही में प्राप्त होती है। वहीं तीसरी पुस्तक है जवाबित। इस जवाबित में उसने कानूनों का वर्णन किया है। उसने कानूनों के 2 प्रकार बताए हैं, एक शरीयत कानून और दूसरा मानवकृत कानून या राज्य के द्वारा निर्मित कानून, यानी कि शरीयत कानून और राज्य के द्वारा कानून। जो राज्य के द्वारा कानून है उसको उसने जवाबित की संज्ञा दी है। फिर इस तरह से चौथी पुस्तक है शलवात-ई-कबीर, 5वीं है शनाई मुहम्मदी, 6वीं है मआसर-ए-सादात, 7वीं है इनायत नामे इलाही। इस तरह से बर्नी की विभिन्न कृतियां हैं, जिनमें कि हम फतवा-ए-जहांदारी और तारीख-ए-फिरोजशाही और जवाबित के अंतर्गत इन्हीं 3 पुस्तकों के अंतर उसके राजनीतिक चिंतन को देख सकते हैं, राजनीतिक चिंतन का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए चलते हैं बर्नी के राजनीतिक विचारों की तरफ। बर्नी ने अपने समय में विभिन्न पुस्तकों का अध्ययन किया था। उसने अरस्तु का भी अध्ययन किया था, अरस्तु की पुस्तक का भी अध्ययन किया था और उसने कौटिल्य के अर्थशास्त्र का भी अध्ययन किया था। विभिन्न पुस्तकों का अध्ययन बर्नी के द्वारा किया जाता है, क्योंकि बर्नी के जो विचार होते हैं वह कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र में जो विचार हैं कौटिल्य के, उससे मिलते जुलते प्रतीत होते हैं। क्योंकि कौटिल्य ने जिस तरह से शासन व्यवस्था का वर्णन किया है, शासन का वर्णन किया है, एक शासक का वर्णन किया है, एक राजा के बारे में जो कहा है, राजा के जो गुण बताए हैं, वही गुण बर्नी ने इस्लामी परंपरा में भी स्थापित किए हैं। तो आइए देखते हैं बर्नी के राजत्व का सिद्धांत। बर्नी ने सुल्तान के व्यक्तिगत जीवन व राजनीतिक जीवन में अंतर स्थापित किया है। बर्नी कहता है कि सुल्तान का जो व्यक्तिगत जीवन है वह अलग है। व्यक्तिगत जीवन सुल्तान का अलग है, उसको अपने हिसाब से जीना चाहिए। लेकिन जो राजनीतिक जीवन है, राजनीतिक जीवन वह राज्य और समाज से अलग नहीं है। राजनीतिक जीवन में शासक को या सुल्तान को कठोर होना चाहिए, कठोर निर्णय लेना चाहिए।
बर्नी ने शासक के लिए एक आदर्श व्यक्ति की कल्पना की है। बर्नी कहता है कि जिसमें विभिन्न गुण हैं वही शासक बनने के योग्य है, वही सुल्तान बनने के योग्य होते हैं। जैसे कि वह कौन कौन से गुणों का उल्लेख करता है, वह कहता है कि जिस व्यक्ति का जन्म कुलीन वर्ग में हुआ है या फिर वह सम्राट के परिवार से संबंधित है, वही व्यक्ति राजा हो सकता है, वही व्यक्ति राजा हो सकता है। दूसरा कि जिस व्यक्ति के अंदर न्याय की भावना निहित है, यानी कि वह किसको राजा मानता है। पहला, जो व्यक्ति कुलीन वर्ग से संबंधित हो, कुलीन या सम्राट के घराने से संबंधित हो, वह व्यक्ति राजा बन सकता है। दूसरा, जिसमें न्याय की भावना हो, न्याय की भावना विद्यमान हो, वह व्यक्ति राजा के बनने योग्य है। और तीसरा, जिसमें समझदारी हो, वह व्यक्ति शासक बनने के योग्य है। समझदारी का मतलब कि अपने पराये में भेद स्थापित करना, शत्रु और मित्र में भेद स्थापित करना, विभिन्न षड्यंत्रों को समझना। क्योंकि राजतंत्र के समय या राजशाही के समय, स्पेशली मुगल शासनकाल में विभिन्न षड्यंत्र चलते रहते थे। तो जब विभिन्न षड्यंत्र चलते रहते थे तो राजा को इतना विवेक होना चाहिए, इतनी समझदारी होनी चाहिए कि वह विभिन्न षड्यंत्रों के बारे में जान सके, विभिन्न षड्यंत्रों का पता लगा सके। और जिस व्यक्ति को समय का ज्ञान हो, जिस व्यक्ति को समय का ज्ञान हो, वह समय के महत्व को समझे, समय को व्यर्थ न गंवाए, बल्कि समय के अनुसार वह शासन करे, समय के अनुसार कार्य करे और समय के अनुसार युद्ध करे, समय के अनुसार नीतियां बनाए। यानी कि राजा को, एक शासक को समय का ज्ञान होना चाहिए। बर्नी ने ऐसे व्यक्ति को राजा के लिए उपयुक्त माना है जो व्यक्तिगत जीवन और राजनीतिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करते हो, या व्यक्तिगत जीवन और राजनीतिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करते हो। ऐसा ना हो कि वह अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने उत्तरदायित्व को भूल जाए, अपने व्यक्तिगत जीवन में इतना व्यस्त हो जाए कि वह राज्य के कार्यों के बारे में भूल जाए, शासक के कार्यों के बारे में भूल जाए। तो एक राजा को चाहिए, एक शासक को चाहिए या एक सुल्तान को चाहिए कि वह व्यक्तिगत जीवन और राजनीतिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करे। और फिर बर्नी ने कहा है कि जो व्यक्ति शरीयत के मार्ग पर चलता हो, शरीयत के मार्ग पर चलता हो, वह शासक बनने के योग्य है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बर्नी ने शासक होने के लिए कुछ विशेष गुणों का उल्लेख किया है। और बर्नी ने राजा के व्यक्तिगत जीवन में छूट तो प्रदान की है, परंतु राजनीतिक जीवन में वह छूट प्रदान करने का पक्ष नहीं लेता है। वह कहता है कि राजनीतिक जीवन में व्यक्ति को कठोर आचरण करना चाहिए, राजनीतिक जीवन में व्यक्ति को कठोर होना चाहिए। यानी कि व्यक्तिगत रूप से संबंध अलग होते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से संबंध अलग होते हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि राजनीतिक रूप से विभिन्न पार्टियां एक दूसरे का विरोध करती है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वह एक ही मंच पर उपस्थित हो जाते हैं। यानी उनका व्यक्तिगत जीवन अलग होता है, राजनीतिक जीवन अलग होता है। राजनीति में एक दूसरे का विरोध करते रहते हैं, लेकिन व्यक्तिगत लाइफ में वह एक दूसरे का विरोध नहीं करते हैं। तो बर्नी यही कहना चाहता है कि एक शासक को क्या होना चाहिए कि राजनीतिक जीवन में और व्यक्तिगत जीवन में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। राजनीति राज्य के लिए होना चाहिए और व्यक्तिगत जीवन जो होता है वह अपने लिए और व्यक्तियों के लिए होना चाहिए। बर्नी इस दृष्टि से सबसे उत्तम शासक महमूद गजनवी को मानता है। महमूद गजनवी को वह सबसे उत्तम शासक मानता है। वह कहता है कि महमूद गजनवी में ये सारे गुण थे, इसलिए वह एक उत्तम शासक कहने के योग्य हैं। और वह कहता है कि बाद में महमूद गजनवी के बाद जितने भी शासक हुए हैं सब मोहम्मद गजनवी की ही संतानें हैं, सब मोहम्मद गजनवी की ही संतानें हैं। और सभी मुस्लिम शासकों को मोहम्मद गजनवी का ही अनुसरण करना चाहिए, सभी मुस्लिम शासकों को मोहम्मद गजनवी का ही अनुसरण करना चाहिए। बर्नी कहता है कि शासक को कुछ बुराइयों का परित्याग कर देना चाहिए या कुछ अवगुणों का परित्याग करना चाहिए। जैसे कि झूठ, शासक को झूठ नहीं बोलना चाहिए, यानी कि सुल्तान को त्यागने के 5 गुण बताता है। सुल्तान के त्यागने के 5 गुण बताता है। सुल्तान के त्यागने के 5 गुण, इसका विभिन्न किताबों में उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि बर्नी ने सुल्तान के त्यागने के 5 गुण कौन कौन से बताए हैं। तो पहला गुण है झूठ। पहला गुण क्या है? झूठ है। दूसरा गुण है परिवर्तनशीलता, और तीसरा है अन्याय। चौथा है धोखा। और 5वां है
पांचवा है विश्वासघात। तो बर्नी कहता है कि सुल्तान को इन 5 अवगुणों से बचना चाहिए। जैसे झूठ, सुल्तान को झूठ नहीं बोलना चाहिए, सुल्तान को हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए, उसको शरीयत के हिसाब से चलना चाहिए। फिर वह कहता है कि परिवर्तनशीलता, कि सुल्तान को परिवर्तन हमेशा सुल्तान को हमेशा परिवर्तनशीलता से बचना चाहिए, हमेशा राज्य के कानूनों में परिवर्तन नहीं करना चाहिए, कार्यों में परिवर्तन नहीं करना चाहिए, राज्य की प्रकृति में परिवर्तन नहीं करना चाहिए, बल्कि जो कानून वह लागू कर देता है वह कुछ लंबे समय के लिए लागू करे। हमेशा कानून बदलने से सामाजिक जीवन असंतुलित हो जाता है, राजनीतिक जीवन असंतुलित हो जाता है। इसी तरह से वह कहता है कि उसको अन्याय का विरोध करना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। बर्नी ने बताया है कि एक सुल्तान को अन्याय नहीं होना चाहिए, उसको लोक कल्याणकारी कार्य करने चाहिए, सबके लिए न्याय करना चाहिए, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, सबके साथ न्याय सुलभ होना चाहिए। तो वह कहता है कि एक शासक को अन्याय नहीं होना चाहिए, अन्याय का गुण त्याग देना चाहिए, क्योंकि अन्यायी जो शासक होता है वह लंबे समय तक शासन नहीं कर सकता है। उसके राज्याधिकारी उसके विरुद्ध षड्यंत्र करके उसकी हत्या कर सकते हैं या उसको शासन से बेदखल कर सकते हैं। इसलिए राजा को अन्यायी नहीं होना चाहिए। फिर वह कहता है कि धोखा, राजा को धोखेबाज नहीं होना चाहिए, जिससे जो समझौता करे उस समझौते का पालन करना चाहिए, राजा को धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि राजा के अंदर जब धोखा देने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है तो कोई भी राजा के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता है, राजा विश्वासी नहीं रह जाता है और सभी लोग उस राजा के विरुद्ध विरोध करने लगते हैं, उस राजा को हटाने के लिए विभिन्न षड्यंत्र करने लगते हैं। फिर वह कहता है विश्वासघात, राजा को विश्वासघात भी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति राजा के ऊपर विश्वास करता है तो वह अपने विश्वास को बनाए रखना चाहिए, जनता के ऊपर भी राजा को अपने विश्वास को बनाए रखना चाहिए। सुल्तान को चाहिए कि जनता में उसका विश्वास बना रहे, इसके लिए उसको विभिन्न कार्य करने चाहिए। तो बर्नी एक सुल्तान को 5 गुण बताता है कि इन गुणों का परित्याग कर देना चाहिए, इन गुणों का कभी पालन नहीं करना चाहिए। बर्नी ने शासक के लिए विभिन्न गुणों का उल्लेख किया है। जिस तरह से कौटिल्य ने राजा के गुणों का उल्लेख किया है, वैसे ही बर्नी ने विभिन्न गुणों का उल्लेख किया है। बर्नी कहता है कि एक शासक को दृढ़ संकल्प वाला होना चाहिए, दृढ़ संकल्प वाला होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर दृढ़ संकल्प हो, राज्यों के कार्यों में दृढ़ संकल्प हो और एक बार जो कार्य ठान ले वह उसको पूरा करे, एक बार जो कार्य ठान ले उसको पूरा करके ही दम ले। यानी कि एक बार जो वह कार्य ठान ले या एक बार जो कार्य करने का निर्णय वह ले उसको निश्चित समय पर ही पूरा करना चाहिए और निश्चित अवश्य ही पूरा करना चाहिए। तो इस तरह से वह कहता है कि इस तरह से बर्नी कहता है कि राजकार्यों में दृढ़ संकल्प वाला होना चाहिए, उसको अपनी भय और प्रतिष्ठा बनाए रखना चाहिए, यानी भय और प्रतिष्ठा बनाए रखना चाहिए। जैसा कि कौटिल्य कहता है कि राजा को भय और प्रेम दोनों के अनुसार शासन करना चाहिए, लेकिन प्रेम की अपेक्षा भय अधिक लाभकारी होता है, क्योंकि लोग भय के माध्यम से ही राज्य के कानूनों का पालन करते हैं, राजा का सम्मान करते हैं, प्रेम से कोई उतना नहीं करता है। इस तरह से बर्नी भी कहता है कि राजा को अपना भय बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जब राजा का भय होगा तो लोग डरेंगे और राज्य के कानूनों का पालन करेंगे, और इस तरह से राजा को अपनी प्रतिष्ठा भी बनाए रखनी चाहिए, यानी कि उसके अंदर प्रेम और भय दोनों का गुण होना चाहिए। बर्नी कहता है कि एक सुल्तान के अंदर उच्च संकल्प होना चाहिए, उच्च संकल्प होना चाहिए, यानी कि जो वह संकल्प ले वह संकल्पों से फिर पीछे न हटे, उसको उच्च आदर्श वाला होना चाहिए, उच्च आदर्श वाला होना चाहिए। वह स्वयं को एक आदर्श शासक के रूप में प्रस्तुत करे, और वह निष्पक्ष प्रशासन करने वाला एक शासक को होना चाहिए। इसी तरह से वह कहता है कि राजा को अन्य राजाओं के साथ अपनी विशिष्टता बनाए रखनी चाहिए। जैसे कि प्रांत में विभिन्न राजा होते हैं, देश में विभिन्न राजा होते हैं, तो एक राजा को चाहिए कि वह विभिन्न राजाओं से संबंध को बनाए रखे और अपनी विशिष्टता, अपनी लोकप्रियता विभिन्न राजाओं में बनाए रखे। राजा को कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि विभिन्न राजा उसके विरुद्ध विद्रोह करने के लिए तैयार हो जाएं। और बर्नी यह भी कहता है कि राजा को सारे कार्य स्वयं नहीं करने चाहिए, बल्कि राजा को विभिन्न लोगों के बीच जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी मंत्री हैं, सभी मंत्री और पदाधिकारियों के बीच कार्यों का बंटवारा कर देना चाहिए, यानी कि लोगों को दायित्व सौंप देना चाहिए और राजा को समय समय पर उनका निरीक्षण करते रहना चाहिए। बर्नी कहता है कि राजा को धार्मिक कार्यों में भाग लेना चाहिए,
क्योंकि बर्नी के मतानुसार, जैसा कि कौटिल्य भी कहता है, बर्नी के मतानुसार कि धार्मिक कार्यों को करने से राजा की प्रतिष्ठा बढ़ती है, राजा की प्रतिष्ठा बढ़ती है, राजा के सम्मान में वृद्धि होती है, क्योंकि जो जनता होती है वह धार्मिक कार्यों को आसानी से संपादित करती है और सभी जनता धार्मिक होती है। तो जब राजा धार्मिक कार्य करता है तो जनता के बीच उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो बर्नी कहता है कि एक राजा को या एक सुल्तान को शासन संबंधी मामलों में अधिक समय देना चाहिए, धार्मिक कार्यों में अधिक समय देना चाहिए, और वह यह भी कहता है कि बादशाह द्वारा समय समय पर आतंक का प्रदर्शन भी करना चाहिए, समय समय पर आतंक का प्रदर्शन भी करना चाहिए, और उसको न्याय प्रिय भी होना चाहिए। समय समय पर आतंक प्रदर्शन करने से जनता हमेशा डरती रहेगी, लोग हमेशा डरते रहेंगे, और लोग फिर राजा के विरुद्ध विद्रोह नहीं कर पाएंगे, और उसके शक्ति का भी संचार होगा, शक्ति का भी प्रदर्शन होता रहेगा। राजा को, बर्नी ने राजा को न्यायप्रिय होने की भी सलाह दी है। बर्नी कहता है कि राजा को हशम की देखभाल करनी चाहिए। हशम का मतलब होता है सेना और परिजन, सेना और परिजन, इन दोनों को मिलाकर हशम कहा जाता है। बर्नी कहता है कि राजा को या सुल्तान को हशम की देखभाल करना चाहिए या सेना और परिजन की देखभाल करना चाहिए, और अपने परिवार में, सेना में एकता बनाए रखना चाहिए ताकि विद्रोह की भावना पैदा न हो। बर्नी राजा को बाजार नियंत्रण का भी सुझाव देता है। बर्नी कहता है कि राजा को बाजार का नियंत्रण भी करते रहना चाहिए ताकि बाजार का भाव सस्ता हो, ताकि सभी लोग आसानी से वस्तुओं को खरीद सके। इसी तरह से बर्नी कहता है कि राजा को अकाल में प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, क्रय विक्रय पर नियंत्रण करना चाहिए। इसी तरह से बर्नी कहता है कि राजा को राज्य में जब अकाल पड़ जाए तो अकाल के समय पीड़ितों की मदद करनी चाहिए, प्रजा की मदद करनी चाहिए, और क्रय विक्रय पर नियंत्रण रखना चाहिए ताकि महंगाई पर नियंत्रण किया जा सके। इस तरह से हम देखते हैं कि बर्नी का कहना है कि लोग राजा के चरित्र और कार्यों से ही प्रभावित होते हैं। जनता किससे प्रभावित होती है? राजा के चरित्र और कार्य से प्रभावित होती है। राजा के चरित्र और कार्य से प्रभावित होती है। राजा के पास दो चीजें होती हैं, एक चरित्र और दूसरा कार्य। यदि राजा का चरित्र अच्छा है और राजा के कार्य अच्छे हैं, उसके कार्य जन कल्याणकारी हैं, लोक हितकारी हैं, और सर्वधर्म समभाव वाले कार्य हैं, और कार्यों के संबंध में, योजनाओं के संबंध में किसी भी वर्ग या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करता है, तो वह राजा सद्गुणी है। और राजा का चरित्र यदि अच्छा है, वह नैतिक है, एक पुरुषार्थी है, तब वह जनता के बीच अपना विश्वास कायम कर सकता है, और जनता ये चाहेगी कि हमेशा वह शासक बना रहे। इसलिए बर्नी यह सुझाव देता है कि इसलिए एक सुल्तान को राजत्व से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं को बनाए रखना चाहिए, यानी कि जिस तरह से राजा का धर्म होना चाहिए वैसे ही एक राजा को व्यवहार करना चाहिए। राजा को धर्म कर्म का ज्ञान होना चाहिए। राजा से जुड़ी जो जो बातें होती हैं, सभी बातों का अनुसरण करना चाहिए। बर्नी कहता है कि सलाहकार, सेना और खुफिया अधिकारी, सलाहकार और सेना और खुफिया अधिकारी, ये सभी राज्य के आवश्यक अंग हैं। खुफिया अधिकारी ये सभी राज्य के आवश्यक अंग हैं। सलाहकार, राजा को सलाह देने वाले, राज्य की सुरक्षा करने वाली सेना, और विभिन्न राज्य के अंतर्गत विभिन्न विद्रोहों से संबंध में या उपद्रवों से संबंध में या होने वाली घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले खुफिया अधिकारी, ये तीन महत्वपूर्ण अंग हैं। यही राज्य के लिए बेश होते हैं। इनका चयन राजा बहुत सावधानी से करे, विभिन्न परीक्षाओं के द्वारा ही इनका चयन करना चाहिए, विभिन्न परीक्षाओं के उपरांत ही इनका चयन करना चाहिए। इस तरह से बर्नी राजा को प्रशासकीय अधिकारियों की चयन में काफी सावधानियां बरतने का सुझाव देता है। और बर्नी यह भी कहता है कि राजा की यह जिम्मेदारी है कि वह पुराने राजनीतिक परिवारों की रक्षा करे, और वह सत्ता के लिए संभावित हड़पने की जांच करे, यानी कि सत्ता के लिए कौन कौन लोग विद्रोह कर रहे हैं इसकी भी जांच होनी चाहिए, और यह सुनिश्चित करे कि भौतिक अभाव में रहने के लिए उनको तो छोड़ा नहीं गया है, यानी कि जो पुराने राजघराने हैं उनको विभिन्न सुख सुविधाओं के अभाव में तो छोड़ा नहीं गया है, भौतिकता के अभाव में तो छोड़ा नहीं गया है। तो वह कहता है कि
एक राजा को या सुल्तान को पुराने राजघरानों की भी रक्षा करनी चाहिए, उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बर्नी ने राजा के विभिन्न गुणों का उल्लेख किया है, विभिन्न कर्तव्यों का उल्लेख किया है, और इन कर्तव्यों के द्वारा राजा अपने राज्य को बनाए रख सकता है, नागरिकों में, अपने राज्य के नागरिकों में, निवासियों में वह विश्वास बनाए रख सकता है और अपना मान सम्मान भी बनाए रख सकता है। बर्नी के विभिन्न इन राजा के गुण अवगुण कर्तव्यों के विश्लेषण से बर्नी के राजत्व की विभिन्न विशेषताएं सामने आती हैं। जैसे इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे बर्नी किस तरह से शासन चाहता था। बर्नी चाहता था कि शासन व्यवस्था क्या हो, राजा क्या हो, निरंकुश हो, राजा के ऊपर किसी प्रकार का अंकुश न हो। निरंकुश शासन में विश्वास वह बर्नी करता है। निरंकुश शासन में विश्वास, बर्नी भी निरंकुश शासन में विश्वास वह करता है। वह निरंकुश सत्ता में विश्वास करता है। वह कहता है कि राजा ही सर्वश्रेष्ठ है, वही राज्य का मुखिया है, उसी के द्वारा कानून बनाए जाने चाहिए, यानी कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका सब कुछ राजा के अधीन होनी चाहिए। बर्नी कहता है कि जो नागरिकों पर शासन किया जाता है या लोगों पर शासन किया जाता है वह तलवार के बल पर शासन किया जाता है, क्योंकि लोग भय से अधिक डरते हैं, क्योंकि लोग बल से अधिक डरते हैं। तलवार के बल पर शासन, तलवार के बल पर शासन करने का सुझाव देता है, क्योंकि वह उसने कहा है कि राजा को कभी कभी अपने राज्य में आतंक का भी प्रदर्शन करना चाहिए, यानी कि लोगों को डराना चाहिए, लोगों को डरा कर रखना चाहिए, लोगों को दबा कर रखना चाहिए। और जब लोगों को डरा कर रखा जाए, लोगों को दबा कर रखा जाए, तो वह राजा के विरुद्ध कभी विद्रोह पैदा नहीं कर सकते हैं, कभी विद्रोही नहीं बन सकते हैं। वह हमेशा राजा के द्वारा बनाए गए नियमों का, कानूनों का पालन करते रहते हैं। इस तरह से बर्नी की विचारधारा से हमें यह प्रतीत होता है कि बर्नी बल प्रयोग का इच्छुक होता है। वह कहता है कि तलवार के बल पर ही शासन संभव होता है। और वहीं बर्नी कहता है कि जो सत्ता होती है या जो उत्तरदायित्व होता है, सत्ता का विवेकपूर्ण प्रयोग करना चाहिए, विवेकपूर्ण प्रयोग करना चाहिए सत्ता का। सत्ता का विवेकपूर्ण प्रयोग करने का मतलब क्या है कि जिसके हाथ में सत्ता है उसको विवेक के अनुसार शासन करना चाहिए, विवेक के अनुसार शासन करना चाहिए, यानी कि अच्छे और बुरे का ज्ञान होना चाहिए और हमेशा अपने विवेक से काम लेना चाहिए। बर्नी कहता है कि उसको सभी मंत्रियों से सलाह लेनी चाहिए, लेकिन अपने विवेक का भी प्रयोग करना चाहिए, तो सत्ता का विवेकपूर्ण प्रयोग करना चाहिए। बर्नी ने शासक को संप्रभु बताया है। वह कहता है कि शासक संप्रभु है, शासक संप्रभु है, यानी कि बादशाह संप्रभु है। बर्नी कहता है कि बादशाह संप्रभु है। तो बर्नी ने कहा है कि चूंकि राजा के अंतर्गत शासन के तीनों अंग समाहित हैं, कार्यान्ग, विधान और न्यायांग, और राजा ही न्याय करता है, वही न्याय कार्यों का संपादन करता है और वही विधि बनाता है, वही न्याय करता है, वही विधियों का प्रशासन करता है। राजा ही शक्ति का अंतिम स्रोत है और वही कानून का अंतिम स्रोत है। तो इस तरह से बर्नी संप्रभुता की वकालत करता है, जिसको कि बाद में ऑस्टिन के द्वारा व्याख्यायित किया गया और विभिन्न विचारकों ने भी संप्रभुता की परिभाषा दी है। तो बर्नी राजा को संप्रभु मानता है। वह कहता है कि वह संप्रभु है, सबका मालिक है, वह सर्वोच्च शक्ति है, राज्य में सर्वोच्च शक्ति है, वही सम्राट है और उसी सम्राट का आदर समस्त राज्य में होना चाहिए, सभी प्रदेशों में उसी सम्राट का शासन चलना चाहिए। और इसलिए बर्नी कहता है कि राजतंत्र आतंक, शक्ति और सत्ता के अलावा कुछ नहीं है। राजतंत्र क्या है? शक्ति है, सत्ता है, आतंक है, जो इनका प्रयोग करता है वही राजा बन सकता है। वहीं बर्नी कहता है कि राजा को चाहिए कि वह जनता के लिए कुछ लोक कल्याणकारी कार्य करते रहे, ताकि जनता का विश्वास उसके ऊपर बना रहे। समय समय पर जनता के साथ उसको नरम नीति अपनानी चाहिए, दयालुपूर्ण नीति अपनानी चाहिए। जनता की सेवा के लिए या गरीबों की सेवा के लिए राजा को विभिन्न प्रकार के उपाय करना चाहिए। इस तरह से जनता के बीच राजा को अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए। इसीलिए बर्नी कहता है कि जनता का विश्वास खो देने पर शासक को पद छोड़ देना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो बर्नी की राजत्व संबंधी अवधारणा है वह कुछ न कुछ हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र मिलती जुलती प्रतीत होती है। फिर भी बर्नी शासक को यह सलाह देता है कि वह शरीयत कानून के आधार पर ही शासन का संचालन करे। अब बर्नी के कानून संबंधी विचारों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।